इमरान खान साहब के खिलाफ एक मुस्लिम लीग नून के छोटे से कारकुन की हैट्रिक हुई। अगर आप मेरे वोटर लिस्टों पे घपले ना करते तो शायद ये आयतीन की कसर भी मैं निकाल ही देता। ये पार्लियामेंट जाली है, ये इलेक्शन चोरी करके वजूद में आई है। ये इमरान खान साहब के दावे थे। इमरान खान अब छोड़ दो ऐसी सियासत और पाकिस्तानियत के नाते अब धांधली का रोना छोड़ दो। वरना ये अवाम आपका मुहस्सा करेंगे। पीपुल्स पार्टी आपको जनरल इलेक्शन में नजर आएगी। अब ये बच्चे खेल लें। अस्सलाम वालेकुम। NM-122 बहुत ज़्यादा हाइप थी और हाइप मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक दुरुस्त साबित हुई, क्योंकि अलीम खान, इमरान खान तो नहीं थे लेकिन मुकाबला उन्होंने खूब जमकर किया। 2400 वोटों से अय्याज सादिक जीत गए हैं और तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि हम तहफ़्फ़ुज़ात के साथ इस नतीजे को, इस शिकस्त को कबूल करते हैं। लेकिन बहुत से सवालात इमरान खान ने सुबह ट्वीट करके दोबारा से उठा दिए। अब दूसरी तरफ लोगों के दिलों में सवाल ये आता है कि ये 122 वाली जो जंग थी, वोटों की जंग, ये इसका इख्तिताम हो गया या एक नई जंग का आगाज़ होगा? लीगल बैटल दोबारा ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे, दोबारा इसकी पिटिशंस फाइल होंगी। तो ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं पाकिस्तान तहरीक के सीनियर रहनुमा चौधरी मोहम्मद सरवर साहब। चौधरी सरवर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। चौधरी सरवर साहब, ये फरमाइएगा कि 2400 वोटों से शिकस्त और साथ आप कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ात के साथ कबूल करते हैं, तो ये क्या हतमी शिकस्त कबूल कर ली है या अभी इरादा है कि आप ट्रिब्यूनल वगैरह में जाएंगे? देखें जी, हमने बार बार कहा है कि प्री पोल रिगिंग हो रही थी। हम तहफ़्फ़ुज़ात के साथ इस इलेक्शन में हिस्सा लिया, लेकिन हम फेडरल गवर्नमेंट के मिनिस्टर इसमें कैंपेन करते रहे, सूबाई मिनिस्टर कैंपेन करते रहे, पंजाब गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट के तमाम वसाइल जो हैं इस पे इस्तेमाल हुए इस कैंपेन पे। लेकिन हमने तमाम बातों को बर्दाश्त किया और इलेक्शन में हिस्सा लिया, क्योंकि हम इस मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं और हम समझते हैं कि जमहूरियत ही हमारी जो है इस मुल्क के मुस्तकबिल से वाबस्ता है। जो हमारी फ़ौजी भाइयों ने जो सारा दिन मेहनत की, हम उनको भी अप्रिशिएट करते हैं। उनकी निगरानी में इंतखाब हुए, प्रॉपर फार्म 40। चौधरी सरवर साहब, क्या ट्रिब्यूनल में जाने का इरादा है? नहीं, मैं आपसे जो अर्ज कर रहा हूँ ज़रा मेरी बात सुन लें। तो जो दिन के वक्त इलेक्शन हुआ है वो हम उसको समझते हैं कि वहाँ पर जो है मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक हुई है। एक शिकायत जो हमें बार बार और हर पोलिंग स्टेशन पे आई है वो ये है कि बहुत से लोग जब वोट देने के लिए पोलिंग स्टेशन पे गए हैं, जिनका 2013 में वोट था, जब अब गए हैं तो वो कहते हैं कि उनके नोटिस के बगैर उनका वोट लाहौर के दूसरे हलकों में और दूसरे शहरों में शिफ्ट कर दिया गया। अब तक हमारे पास जो सबूत आए हैं वो तकरीबन 100 के करीब हैं, लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि 40-50 या शायद इसमें नादरा की कोई कोताही हो सकती है, कोई एरर हो सकती है। तो हम बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि क्या ये डिलिबरेटली पोल में धांधली के लिए सैकड़ों लोगों को जो कि पीटीआई सपोर्टर थे उनका वोट जो है उनकी मर्जी के बगैर, उनकी इजाज़त के बगैर, उनका स्टाम्प दिए बगैर दूसरे शहरों में भेज दिया और लाहौर के दूसरे हलकों में भेज दिया। ये आपको कैसे पता चला कि वो 100 पीटीआई सपोर्टर थे जिनका वोट शिफ्ट हुआ? फिर हम इस पे तबसरा करेंगे। ये आपको कैसे पता चला कि वो जो 100 वोट शिफ्ट हुए वो पीटीआई सपोर्टर्स थे?
इसलिए कि वो उन्होंने बताया आके कि हम पीटीआई के सपोर्टर हैं और पीटीआई को वोट देना चाहते हैं, और पीटीआई के जब काउंटर में आते हैं पोलिंग कैंप में तो वो उससे पता चलता है कि वो पीटीआई के वोटर हैं। जो नून के काउंटर पे जाएंगे वो पता चलेगा कि वो नून के हैं। आपके पास उनकी डेटाबेस वगैरह डेवलप की है आपने उन 100 लोगों की? जी, हम उसकी डेटाबेस डेवलप कर रहे हैं, लेकिन मैं इसलिए क्योंकि मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूं कि पूरा सबूत के बगैर, फैक्ट्स के बगैर जो है हमने, इसीलिए मैंने कहा है कि हमने जो है तहफ़्फ़ुज़ात के साथ हम इस रिज़ल्ट को कबूल करते हैं। अगर तो हमारे पास ऐसी शिकायत आती हैं और हमारे पास सबूत आते हैं कि लोगों की मर्जी के बगैर, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह पर अपना वोट शिफ्ट करना है अपनी मर्जी से भी, चौधरी सरवर साहब के लिए लेकिन एक ट्वीट सुबह इमरान ने बहुत अहम किस्म की ट्वीट आज सुबह की। उन्होंने, इमरान खान ने कहा कि नून लीग की नई रिगिंग के लिए हम तैयार नहीं थे। तो वो नई रिगिंग क्या थी? देखें जी, बात यह है कि जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो जुडिशल कमीशन ने इलेक्शन कमीशन के बारे में बातें कही थी, तो हमने पूरी ट्रेनिंग दी अपने वर्कर्स को, अपने पोलिंग एजेंट को, कि वोट को किस तरीके से धांधली से बचाना है। इसलिए हमारे लोगों ने फार्म 14 लेकर वो पोलिंग स्टेशनों से निकले हैं, और एक अच्छी बात थी कि फ़ौज के लोग वहाँ पर मौजूद थे जिनकी इंटेग्रिटी और क्रेडिबिलिटी पे हमें डाउट नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो अभी कॉमन है, लोग भी हमें बता रहे हैं कि बहुत से वोट जो हैं उनको जो है बाहर निकाल दिया गया जो कि पीटीआई के सपोर्टर थे, और बहुत से लोगों का वोट जो है वो यहाँ पर ऐड किया गया। लेकिन हम पहले ये देखेंगे कि ये सिस्टमैटिक तरीके से हुआ है, ऑर्गेनाइज तरीके से हुआ है, ये कितने नंबर्स हैं, उसके बाद ही हम इस बारे में कोई जो है अपनी राय जो है कायम करेंगे। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक हम खुद, मैं अपने आप को ये तसल्ली नहीं हो जाएगी, क्योंकि हमारे बहुत से जो दोस्त हैं वो बड़े अपसेट हैं, वो बड़े नाराज़ हैं, वो कहते हैं कि इतने सबूत हैं, आपको इससे ज़्यादा और सबूत क्या चाहिए। तो मैंने उनसे कहा है कि नहीं, आप अपने जितना भी डाटा कलेक्ट करें उसके बाद हम एक्सपर्टीज़ को बैठाएंगे, एक्सपर्टीज़ इस पे ओपिनियन देंगे, क्योंकि ये अगर वोट की ट्रांसफ़र हुई है, बाहर भेजे गए हैं और लाए गए हैं, तो ये जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन और नादरा के बगैर ये नहीं हो सकता। तो इसके लिए बिफोर कि हम किसी एलिगेशन को कंक्रीट बुनियादों पे लगाएं इल्ज़ाम, हम उसके बारे में पूरी तहकीक करना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ की और वजाहत कर दें, ये गुज़श्ता रात से बात चल रही है, कहते हैं कि फ़र्क बहुत कम है 2400 का, तो पीटीआई हो सकता है रिकाउंटिंग की दरख्वास्त करे। क्या रिकाउंटिंग की भी दरख्वास्त करेंगे ट्रिब्यूनल में? नहीं, रिकाउंटिंग की हम दरख्वास्त जो है मेरे ख्याल में नहीं करेंगे। हम समझते हैं कि हमारे पोलिंग एजेंट जो हैं काउंटिंग पर मौजूद थे, और जो दिन के वक्त हुआ है उस पर हमें सेटिस्फाई। लेकिन हम हर चीज़ को मडी नहीं करना चाहते। ये परसेप्शन लोगों को अब पीटीआई के बारे में निकाल देनी चाहिए कि हम किसी मफरूज़े पे कोई बात कर देंगे। अगर हम मफरूज़े के बात करनी होती तो आज हम 50 लोगों का जो एविडेंस है हमारे पास वो लेके हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं अपने आप को पहले कन्विंस करना चाहता हूँ, एक्सपर्टी से राय लेना चाहता हूँ कि क्या ये जो सिलसिला हुआ है ऑर्गेनाइज्ड हुआ है, कैसे हुआ है, कितने लोगों का हुआ है, तो उसके बाद ही हम इस पे एक्शन लेंगे। जी, बहुत शुक्रिया चौधरी सरवर साहब। चौधरी सरवर साहब कहते हैं कि जब तक उनके हाथ में कोई पक्का सबूत नहीं होगा तब तक वो इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे। मुस्बत अप्रोच यही है, क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ात वो जो भी कहें तब तक इन्हें नून लीग या इलेक्शन प्रोसेस पे कोई एलिगेशन नहीं लगाना चाहिए। जैसे मई 2013 के बाद हुआ, उस वक्त सूरत हाल कुछ ऐसी थी कि कहते थे इलेक्शन चुरा लिया गया, सबूत पास था नहीं, कहते थे थैले खोलेंगे तो सबूत मिलेगा। तो इल्ज़ाम तभी लगाना चाहिए जब हाथ में कंक्रीट एविडेंस हो। मैं मेहमानों का तारुफ करवाने से पहले दो आपको वेब लिंक दिखाना चाहूँगा। इस हवाले से पीटीआई की जानिब से ही ट्वीट्स आई हैं। इमरान खान ने भी इस पर एक ट्वीट की, लिंक्स को नहीं उन्होंने कोट किया, उन्होंने कहा कुछ नई रिगिंग की जिसके लिए हम तैयार नहीं थे। फिर अली जैदी साहब ने 2 लिंक्स ट्वीट किए हैं, दोनों लिंक्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर ऑपरेटिव है। मैं इसकी वजाहत भी करता हूँ, लेकिन लिंक्स आपको मेरे प्रोड्यूसर साहब अगर दिखा पाएँ। इसमें NA-122 के जो मजमूई वोटों की तादाद है वो उस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी है। जी, जूम करके दिखाइएगा। जो पोलिंग डे के ऊपर इलेक्शन हुआ है, जो उसके रिजल्ट्स आए हैं, उसके ऊपर तादाद लिखी हुई है
47,762 रजिस्टर्ड वोटर्स। एक लिंक के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर ये तादाद इतनी ही दर्ज है, 3,47,762। एक और लिंक है जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर ही मौजूद है। दोनों लिंक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं और वो दोनों के ऊपर अक्टूबर 2015 बाई इलेक्शन लिखा हुआ है। वहाँ पर NA 122 के ऊपर वोटों की मजमूई तादाद लिखी हुई है 4,88,529। ये एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। और सिर्फ यहीं तक नहीं है बात, 28 सितंबर के अखबारात मैंने अभी देखा, ट्रिब्यूनल में अंग्रेज़ी का अखबार है, उसमें काफ़ी बड़ी खबर छपी हुई है कि रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद NA 122 के अंदर 1,30,000 बढ़ गई है। इसके हवाले से जब मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रब्ता कायम किया तो उनकी वजाहत बता रहा हूँ। अगर उनके सेक्रेटरी साहब को हमने बाबर याकूब साहब को मैसेज किया हुआ है कि हमें ज्वाइन करके इसकी वजाहत कर दें, होपफुली अगर वो ज्वाइन कर लें तो ज़रूर वजाहत करेंगे। लेकिन मुझे पता ये चला कि नादरा के रिकॉर्ड में जब वो डेटाबेस मैनेज कर रहे थे तो PP 147 जहाँ से PTI के रुकन जीत गए हैं शुएब सिद्दीकी साहब वाले हल्के के 1,40,000 वोट जो थे वो NA 122 के अंदर एडअप करके नादरा की गलती की वजह से ये तादाद बढ़ाकर 4,88,000 करके तो पोस्ट कर दी गई। लेकिन इलेक्शन से कुछ रोज़ पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपनी इस गलती का इदराक हो गया, पता चल गया, आइडेंटिफाई कर ली कि ये एक मिस्टेक हो गई, ये वोट गलत डल गए, तो उसको दोबारा करेक्ट कर दिया। लेकिन ये दोनों लिंक अवेलेबल हैं वेबसाइट के ऊपर, अभी तक ऑपरेटिव हैं। जब मैं ये प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ मैं इसको ट्वीट भी कर दूंगा, जो जाके देखना चाहे, और ये इसकी वजाहत भी है। अगर सेक्रेटरी साहब इसकी वजाहत खुद कर सकें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये एक ऐसा ही बहाम है जो किसी नई कंट्रोवर्सी को जन्म दे सकता है। और PTI के अली जैदी साहब ये ऑलरेडी लिंक करके सवाल उठा रहे हैं कि ये क्या चीज़ है बताइए, और ख़ुद इमरान खान कह रहे हैं कि कुछ नई रिगिंग की चीज़ें सामने आ गई। प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे लाहौर से वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह साहब, इसके अलावा माहिर कानून सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ होंगे, और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में शर्मीन उस्मानी साहिबा हैं मेरे साथ, माहिर कानून है। सबको वेरी वार्म वेलकम जी। राना सनाउल्लाह साहब आपसे आगाज़ करूँगा। ओवरऑल इलेक्शन प्रोसेस काफ़ी अच्छा और बेहतर लग रहा था, और उसमें कोई ऐसी चीज़ हमारे पास नज़र नहीं आई है जिसको बुनियाद बनाकर हम कहें कि बहुत बड़ा कोई गड़बड़ हो गई। ठीक ठाक साफ़ सुथरा कैमरे के ऊपर सारा कुछ नज़र आया। आप खुद भी मुतमईन है ज़ाती तौर पर कि ठीक तगड़ा बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट था, क्योंकि आपकी जमात तवक्को कर रही थी कि बड़ी लीड होगी, वो लीड आपको मिली नहीं है। सब कहते थे इतने बड़े मार्जिन से हराएंगे। अयाज सादिक साहब कहते थे जितना हरीपुर का मार्जिन था 40-45 हज़ार का, उन्होंने कहा मार्जिन उससे हराएंगे, वो मार्जिन नहीं मिला आपको। देखिए मलिक साहब, जहाँ तक आप इलेक्शन के जलसों में की जाने वाली तकारीर की बात करते हैं तो वहाँ पे तो फिर ऐसे ही कहा जाता है, लेकिन इस हल्के की जो यानी बैकग्राउंड है वो आपके इल्म में है कि इस हल्के में जो है वो जब जनरल इलेक्शन हुआ तो जनरल इलेक्शन से ज़्यादा तो मोबिलाइजेशन नहीं हो सकती, तो उस वक्त भी फ़र्क जो है वो सिर्फ 8,000 का था। और इस मरतबा एक और फैक्टर जिसे मैं तो बिल्कुल काउंट करता हूँ, क्योंकि मेरे ये थोड़ा नॉलेज है कि इस हल्के में कम से कम 8 से 10 हज़ार वोट जो है वो जमात इस्लामी का है। और जमात इस्लामी का वोट जो है क्योंकि कदरे वो यानी ऑर्गेनाइजेशनल बेस के ऊपर जो है वो वेल जो है वो मुनज़्ज़म जमात है, तो उनका अगर वोट इस हल्के में 5,000 है या 7,000 है या 10,000 है तो वो तकरीबन वो पोल भी हो जाता है, और फिर जिस जगह पे उनकी पार्टी का फैसला हो उस निशान के ऊपर वो पड़ता भी है। तो इसलिए ये तो बिल्कुल पहले दिन से मालूम था कि ये कंटेस्ट जो है ये बिल्कुल बड़ा भरपूर होगा, और उसके लिए दोनों तरफ से तैयारी भी जो है उसी तरह से की गई। लेकिन इसमें ये इलेक्शन जो है ये इस बात से कते नज़र कि इसमें मार्जिन कितना होगा या इसको कौन जीतेगा या कौन हारेगा, इसमें PTI का एक नरेटिव था। वो ये कह रहे थे, उनका बयानिया ये था कि इस हल्के में इलेक्शन हुई है और 53,000 वोट जो है वो इसमें जारी कास्ट हुए हैं, और इमरान खान साहब ने जलसे में भी कहा कि भाई 53,000 जो है वो गलती नहीं होती, 53,000 जो है वो मिस्टेक नहीं होती, ये धांधला होता है। और दूसरी तरफ हमारा मौक़िफ़ था कि यहाँ पे ठीक है कोई लैप्सेस हुई होंगी, जिस तरह से इंक्वायरी कमीशन ने भी कहा, लेकिन यहाँ पे कोई धांधली जो है वो नहीं हुई। अब आप मुझे बताएं, आपने एनालिसिस कल से किया होगा, चले आप इनके वोट जो है वो ऊपर कर लें, 2,000 हमारे नीचे कर लें, रिज़ल्ट को जिस तरह से भी आप देखें, हमारे वोट थे जनरल इलेक्शन में 90,000, 10-12 हज़ार वोट हम जो है वो कास्ट नहीं करवा सके, जो कि हमारा वोट बैंक इस हल्के में मौजूद था।
इसी तरह से पीटीआई के 84,000 थे, वो भी कोई तकरीबन 10-11 हज़ार वोट जो है वो कास्ट नहीं करवा सके। अब ये जो एक एक वोट सीसीटीवी कैमरे के सामने, फौज की निगरानी में, पुलिस की निगरानी में, दूसरे इंतजामात, इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से फोकस था, अब एक एक वोट जो है वो पोल हुआ है। आप मुझे ये बताएं कि वो धांधली कहाँ गई है? वो पीटीआई का मौक़िफ़ जो है उसे कल पूरी दुनिया के सामने वो अयां हो गया है कि किस तरह से एक बेबुनियाद बात के ऊपर कोई उसका लॉजिक नहीं था, कोई उसका मंतक नहीं था, कोई उसकी जो है वो उसका सबूत नहीं था। 1.5 साल से इस कौम को है एक हिजान में मुब्तला किया हुआ है कि जी धांधली हो गई, चोरी हो गया, चोरी हो गया। तो वो नरेटिव जो है मैं समझता हूँ कि कल एक दफा तो खत्म हुआ था वो वैसे राना साहब, मैं सोचता था कि पहले मुकाबला तो सरदार अयाज सादिक और इमरान खान के माबैन है, इस दफा सरदार अयाज सादिक के मुकाबले में अलीम खान है। मेरा ज़ाती ख्याल ये था कि 25-30 हज़ार की लीड तो पक्की है, लेकिन रात जाते जाते तो पता ये लग रहा था कि शायद वो कहीं ये ना हो कि मैच जो है ड्रॉप ही खत्म ना हो जाए। 2400 नहीं, नदीम बल्क साहब, मैं आपको ये बात कहूं कि पीटीआई के पास अलीम खान से बेहतर कैंडिडेट लाहौर में मौजूद ही नहीं है। ही इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर पीटीआई। ये कहना कि अलीम खान जो है वो बेहतर कैंडिडेट नहीं था, अलीम खान ने कम से कम उसकी जाती यानी कैंडिडेचर की वजह से कम पीटीआई को जो है वो 10,000 वोटों का फायदा हुआ होगा, कम से कम। अच्छा, सलमान नकम राजा साहब आपसे पूछते हैं, मेरे ख्याल में आपसे बेहतर राय कोई नहीं दे सकता, हमारे कानून तो आप हैं ही, लेकिन आप पीसीपी की भी नुमाइंदगी करते रहे, इस पूरे प्रोसेस में बड़ी वाकफियत होगी। क्या हमने मई 2013 से कुछ सीखा और जो कल वाले इंतखाबात थे क्या हमने उससे बेहतर करवाए? यकीनन हमने सीखा है। देखिए 2013 में जो 3-4 बड़ी शिकायतें थीं वो क्या थीं? एक ये थी कि जो अंगूठे लगे वो तमाम के तमाम पढ़े नहीं जा सकते थे। नादरा ने कहा कि हम तकरीबन 15-20% जो अंगूठे हैं उनको नहीं पढ़ सकते, और उससे एक तनाज़ा पैदा हुआ कि क्या ये जाली वोट थे, ये बोगस वोट थे, ये अंगूठे क्यों नहीं पढ़े जा सकते। नादरा ने ये उसका जवाब बताया कि अंगूठा लगाते वक्त स्याही कई दफ़ा कमज़ोर होती है, या अंगूठा लगाने वाला सही तरीके से अंगूठा नहीं लगाता, हाथ फिसल जाता है, दिन सारे में पसीना, मट्टी, ये सब चीज़ें होती हैं, इस वजह से 15 से 20% जो अंगूठे हैं वो नहीं पढ़े जा सकते। लेकिन कहा यह गया, सियासी जो एक बयानिया आया सामने कि ये बोगस वोट थे। इसी तरह ये बात हुई कि जो आईडी कार्ड थे जो काउंटर फॉइल पे दर्ज किए जाते हैं उनमें भी कुछ नुक्स सामने आया। 6-8% आईडी कार्ड इस तरह के थे जिनके बारे में कहा गया कि ये इस हल्के के नहीं हैं, और हर हल्के में यही सूरत सामने आई। उस हवाले से नादरा ने एक रिपोर्ट दी कि जो आईडी कार्ड गलत आ रहे हैं नादरा में, उनमें 1 या 2 हिस्सों का फ़र्क है 99 या 97% आईडी कार्ड्स में। अगर 9 हिस्से होते हैं एक आईडी कार्ड में तो 7 या 8 दुरुस्त लिखे गए हैं, 4 को किसी ने 9 लिख दिया, 3 को 8 लिख दिया। और ये चूंकि पोलिंग स्टेशन के अंदर जो पोलिंग का अमला होता है वो हाथ से आईडी कार्ड को आंख से पढ़कर हाथ से वो लिखते हैं काउंटर फॉइल पे, तो इस किस्म की गलती हो सकती है। लेकिन ट्राइब्यूनल ने इसको भी नहीं माना और ये भी कहा गया कि ये भी बोगस जाली वोट की दलील है। इस तरह ये 53,000 का जो हिंसा था NA 122 के एक और इशू भी था ना, वो फॉर्म 14 फॉर्म 15 मिसिंग थे। जी, फॉर्म 14 पे तो बात नहीं गई जुडिशल कमीशन में, हालांकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से मैंने तमाम 70,000 पोलिंग स्टेशंस के फॉर्म 14 और हर हल्के के फॉर्म 16 फाइल किए थे, तमाम ये कहा गया कि हम इनको नहीं देखना चाहते। लेकिन फॉर्म 15 के हवाले से ये बात सामने आई थी कि 10% फॉर्म 15 जो हैं पूरे मुल्क में कम थे, और सबसे ज़्यादा कम KPK में थे, उसके बाद सिंध में कम थे, और तीसरे नंबर पे पंजाब में कम थे। अब ये बात जब सामने आई, जुडिशल कमीशन ने बगौर फॉर्म्स 15 का जायज़ा लिया कि वहाँ क्या हुआ है, तो लगा यही कि ये भी मुख्तलिफ जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं उनसे कोताही हुई है कि उन्होंने RO को डायरेक्टली तो दे दिए लेकिन थैले के अंदर नहीं डाले, या थैले में डाल दिए और RO को डायरेक्टली नहीं दिए। फॉर्म 15 की 2 कॉपियाँ होती हैं, एक पोलिंग बैग में डालना होती है और एक RO को बराह रास्त देना होती है। अब इन तमाम बातों को सामने रखकर जुडिशल कमीशन इस नतीजे पे पहुंचा कि ये एक तरह की बेज़ाब्तियाँ हैं, ये प्रिजाइडिंग अफसरान या जो पोलिंग स्टेशन के अंदर अमला है उनकी कोताही है, लेकिन इससे मुनज़्ज़म धांधली साबित नहीं होती। ये जुडिशल कमीशन का बड़ा राजा साहब, मैं इस पे ब्रेक ले लूं।
मैं इस पे ब्रेक ले लूँ, वापस आते हैं। तो हम क्योंकि आजकल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की कमेटी भी बैठी हुई है और इसमें जुडिशरी का रोल क्या है, क्या करना चाहिए, आरओज़ का रोल क्या होना चाहिए, तो हमारे पास राना साहब भी हैं, इनसे सियासी राय भी लेंगे, आपसे कुछ आइनी कानूनी राय भी लेंगे और शर्मीन बीबी से भी पूछेंगे। एक ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। शर्मीन बीबी, आप बताइएगा कि दो इश्यूज मेरे ख्याल में नज़रअंदाज हो जाते हैं, एक जुडिशरी का रोल और एक इलेक्शन कमीशन। हम सियासी जमातें हमारे यहाँ एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात काफ़ी लगा देती हैं, आपको क्या नज़र आता है इस पूरे प्रोसेस में मई 2013 से लेकर आज तक? मुझे लगता है आई बिलीव इन रिफॉर्म्स, नो कंट्रोवर्सी, आई बिलीव इन रिफॉर्म्स। मैं एक शेर से शुरू करती हूँ, सफ़र है दूर का अहद ना तवानी मुझसे कहती है, थक के बैठे हैं वहीं मंजिल ना बन जाए। रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है हमारे यहाँ। कॉन्शियस इलेक्शन कमीशन की रिफॉर्म की जाए, ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल है। इलेक्शन कमीशन में रिटायर्ड जजेस को होना ही नहीं चाहिए। पार्लियामेंट्री कमेटी में भी आजकल ये डिस्कशंस हो रहे हैं। रिटायर्ड एंड सेकंड प्यूनी जज जब वो 6 मंथ सर्व करता है, ऑटोमेटिकली ही बिकम्स अ पार्ट ऑफ दैट टीम, एसोसिएशन हो जाती है। इसी तरह जिस तरह के इलेक्शन कमीशन के आप जजेस हैं, तो हमारा तो लिंक है, हमारे लिए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो बात करनी चाहिए जिससे कि आम लोगों को फ़ायदा हो, आम लोगों को इससे बेहतरी आए। रिफॉर्म्स की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, लेकिन एक व्हाट आई नोटिस, मुझे एक चीज़ नज़र आती है कि लोगों में एक तो ये है कि हमारा माइंड फ्यूडल सेट है, माइंड जो है ना फ्यूडल है। थोड़ा सा जजों के हवाले से भी आपसे पूछ लूँ, मेरे ख्याल में जज यू आर द बेस्ट पर्सन जो केस पड़े रहते हैं। देखें ना, ये जिस केस में लड़ाई हो रही थी वो 120 दिनों में फैसला होना था, 120 दिनों की बजाय 2.5 साल गुजर गए। अभी अपीलें लगी हुई हैं, पता नहीं और कितने साल गुजर रहे हैं। नहीं, मैं आपको बताती हूँ, ये अक्सर कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, उसके ऑपोजिट कहा जाता है जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। लेकिन मैं श्रीलंका में गई हूँ, वहाँ पे उन्होंने कहा 6 to 8 months, इंडिया में 6 to 8 months मैक्सिमम। कोई केस 2-2.5 साल में चलता है। Where there is a will, there is a way। अमेरिका में इज़ अ कॉन्टिनेंट, अमेरिका तो कॉन्टिनेंट है जनाब। वहाँ पे 9 जजेस हैं, उनके कॉन्फ्रेंसेस में, सेमिनार्स में, उनके बैरियर्स, उनके एग्जिट बिल्कुल अलग है। जब वो जज बनता है अमेरिका में, वो कहता है आई बिलोंग टू नो पार्टी, नो एफिलिएशन, और उनके सबके व्यूज डिसेंडिंग होते हैं। और यहाँ पर तो यूनानिमस डिसीजन देते रहे आप पिछले कई साल। नो, तो मैंने कहा ना हमारा माइंड फ्यूडल है, एंड वी टॉक अबाउट डेमोक्रेसी। मिल के बैठ के पहले डिस्कस करते हैं कि यूनानिमस फैसला कर लें। नो, व्हेन आई आस्क्ड देम दे सेड हम कंसेंसस है। तो मैंने कहा यू आर इंडिपेंडेंट पर्सन, यू शुड हैव योर ओन। मैं बैठी हूँ, इसका मतलब तो ये है कि एक कमरे में इसको रख दे, हमें बड़ी मोहब्बत है एक दूसरे से। आई बिलीव कि हर एक का अपना इकट्ठे मिलकर चलना है, इसलिए जजमेंट इंसाफ करते हुए भी कंसेंसस रहना चाहिए। पहले तो यही हो रहा था, आई होप अब इन फ्यूचर ऐसा ना हो। अच्छा, इस पे राना साहब से पहले राय ले लें जी। ये शर्मीन बीबी कहती हैं, शर्मीन उस्मानी बीबी ये कह रही हैं कि जो जजेस हैं इलेक्शन कमीशन में, इनका काम ही कोई नहीं है, वहाँ दूसरे लोग भी लाए जा सकते हैं। नहीं, मैं समझा नहीं कि आप किस तरह से इस बात को जो है वो आप यानी इसकी वजाहत चाहते हैं। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिफॉर्म्स आप डिस्कस कर रहे हैं ना, वहाँ आपने मेंबर्स भी लगाने हैं और चेयरमैन भी लगाने हैं। अभी आप जजेस लगा रहे हैं, तो क्या जजेस ही रहने चाहिए या दूसरे लोगों को भी क्वालिफाई करेंगे आप? नहीं, देखें, इसमें ये डिबेट जो है वो पार्लियामेंट लेवल के ऊपर चल रही है कि सिर्फ जजेस के लिए जो है ये इसको स्पेसिफिक ना किया जाए, और इसमें जो दूसरे लोग हैं जो ज़िंदगी में दूसरे शुबाजात में जो है वो बड़ा एक्सपीरियंस हासिल करते हैं, तो उनके लिए भी जो है वो रास्ता खोला जाना चाहिए। इसी तरह से हमारे वकला जो है वो उनमें से भी खासे लोग होते हैं कि जो इन मामलात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में भी होते हैं। तो इसलिए ये डिबेट तो चल रही है, लेकिन जजेस हों या दूसरे आप शुबा है ज़िंदगी से लोगों को ले लें, तो बात यह है कि कुछ रूल्स जो हैं वो ऐसे हैं कि जिनके ऊपर आप उस तरह से अमल दरामद नहीं करवा सकते जिस तरह से लोग तवक्को करते हैं, या बैठ के बात करनी जो है वो बड़ी आसान होती है। मिसाल के तौर पे
अब ये कहा जा रहा है कि जी ये जो बैनर्स हैं, ये जो खर्चा वर्चा हो रहा है, तो इसके ऊपर जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो किसी किस्म की जो है वो रोक जो है वो नहीं लगा रहा। भाई जब तक कोई इलेक्शन कमीशन को एविडेंस प्रोड्यूस नहीं करेगा, किसी बंदे ने एक 10 पैसे के कागज़ पे लिख के तो दिया नहीं है कि जी फ़लाँ साहब ने जो है ये फ़लाँ जगह से बैनर जो है वो ज़्यादा छपवाए हैं, फ़लाँ जगह से पम्फलेट ज़्यादा छपवाए हैं, फ़लाँ जलसे में फ़लाँ जगह से साउंड सिस्टम लिया है, फ़लाँ जगह से फ़लाँ चीज़ लिया और ये खर्चा जो है वो ज़्यादा हो गया। किसी एक शहर वैसे राना साहब इस मसले पे इलेक्शन कमीशन जो था टूथलेस टाइगर था, वो कहते थे कि वुज़रा कैंपेन ना करें, फिर उन्होंने कहा कि हम तो वज़ीर आज़म और वुज़रा के रोल के ऊपर तहकीक भी करेंगे। फिर खर्चों के ऊपर यह आया कि दोनों जमातों को करोड़ों लगा। अलीम खान के ऊपर आपकी जमात ने कहा कि उन्होंने बेपनाह पैसा दिया, लोगों को मोटरसाइकिल्स ले दिए। तो सारा कुछ ही था ना, आपके पास गुंजाइश थी, आप खुद वज़ीर कानून है, एक खत आप भी लिख सकते थे, चिट्ठी लिख देते कि मोटरसाइकिलें बांट रहे हैं। पैसा तो बेपनाह लगा, एक एक सड़क के ऊपर नजर आ रहा है। नहीं देखिए नदीम मलिक साहब, बात ये है कि अब ये वज़रा की आपने बात की है, तो ये आपके इल्म में होगा कि इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन किया, उसे हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया, हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। उसके बाद पता चला कि वो जो सारी मुअत्तली हुई थी वो तो सिर्फ 2 हल्कों से मुतल्लिक थी। इलेक्शन कमीशन ने एक दोबारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया, हाई कोर्ट ने दोबारा उसको सस्पेंड कर दिया। तो इस वक्त जो मेरी लीगल सेंस है उसके मुताबिक तो वज़रा के या किसी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर के इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेने पर पाबंदी नहीं है। सर वो अभी तहकीक भी कर रहे हैं इसके ऊपर, वो आपसे मुतफिक नहीं है, वो तहकीक कर रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ होता है ऐसे ही है। मैं इस पे लेकिन राजा साहब से भी पूछना चाहूँगा, एक अभी इन्होंने इंटरेस्टिंग शर्मीन बीबी ने जो लिंक दिया ना, वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी उसमें आ जाता है। हमें एक मैनेजेरियल रोल में तगड़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चाहिए था, जिसमें हो सकता है आपके सिविल सर्विस का अच्छा तगड़ा ऑफिसर ज़्यादा अच्छी इन्फोर्समेंट करा सकता। हमें एक कमज़ोर इलेक्शन कमीशन नज़र आया है, जहाँ पर एक एक गली में अगर 50 लाख लग रहा था तो उसको पूरे हल्के में 15 लाख से ज़्यादा लगता नज़र नहीं आया। अजीबोगरीब सी बात थी। राजा साहब, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जज साहिबान ही इलेक्शन कमीशन में हों। इस हवाले से यकीनन कानून में तरमीम की जा सकती है, कवायद में तरमीम की जा सकती है। हमारे साथ भारत में इलेक्शन कमीशन में जज नहीं होते, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमेशा वहाँ पे एक सिविल सर्वेंट होते हैं और उमूमन हाजिर सिविल सर्वेंट होते हैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाते हैं और फिर रिटायर होकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे जारी रखता है अपना काम। लिहाजा ये कहना कि सिर्फ जज हों ज़रूरी बात नहीं है, बिल्कुल इंतज़ामी अहलियत की ज़रूरत है। और ये भी ज़रूरी नहीं है इलेक्शन कमीशन के लिए कोई दरख्वास्त दे कि जी बैनर यहाँ करोड़ों के या अरबों के लगे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन खुद फैसला करने का मजाज है, खुद जाकर शवाहिद इकट्ठे कर सकता है और पूछ सकता है कि आप क्या कर रहे हैं। किया क्यों नहीं, इंतजार की जरूरत नहीं है 122 में। बिल्कुल ये सवाल मैं भी करता हूं, मैं भी उठाता हूं और ये उठाना चाहता कि जब इतना बेतहाशा पैसे का इस्तेमाल हो रहा था, या वो कानून को अपने कवायद को बदल देते, कहते 15 लाख नहीं 15 करोड़ हद है। अगर ऐसा नहीं किया तो कैंपेन के दौरान यकीनन सवाल होना चाहिए था। मैं एक थोड़ी सी बात, लेकिन राजा साहब इसका सोल्यूशन क्या है, इसके ऊपर भी राय दीजिए, क्योंकि आप कोई भी कानून बना दें, कोई भी नया ज़ाब्ता इखलाक लिख दें, अगर इन्फोर्समेंट की सलाहियत नहीं है तो फिर कुछ नहीं होगा। ये दुरुस्त बात है, हमारे यहाँ बेशतर कवानीन में मसला इन्फोर्समेंट का आ जाता है। लेकिन ये मैं वैसे कहता चलूँ कि जो पैसे की लिमिट का मामला है, दुनिया के हर मुल्क में ये इंतहाई पेचीदा है, खा वो अमरीका हो वो बरतानिया हो, इसका इतलाक करना पेचीदा तरीन अमल है। अमेरिका में उन्होंने हद ख़त्म कर दी, लेकिन वो ये कहते हैं कि आप मुकम्मल ऑडिट अकाउंट रखेंगे, कौन पैसे दे रहा है, कौन पैसे दे सकता है, कौन नहीं दे सकता। इंडिविजुअल जो इनफरादी लोग हैं पैसे देने वाले, उस पर उन्होंने हदबंदी कर दी कि कोई इससे ज़्यादा नहीं देगा, लेकिन इतलाक उसका हर जगह ही मुश्किल रहता है। हमारे यहाँ अब एक कानून बनाया हुआ है तो उसको मज़ाक़ा खेज़ नहीं बनना चाहिए, या तो आप उस कानून में तब्दीली कर दें और जो ये हदबंदी है उसको बढ़ा दें। एक बात अगर मैं मलिक साहब में और करना चाहूँगा, इससे मुतल्लिक ही है। हमने अभी बात की कि जुडिशल कमीशन के सामने क्या 3-4 मामलात आए थे। अब जो कल इलेक्शन हुआ है, बड़ी हद तक मैं समझता हूँ वो जो शिकायत थी उनका अजाला हो गया है। इससे यह साबित होता है कि हम तरक्की करने के बिल्कुल काबिल हैं, चीज़ों को बेहतर बनाने के काबिल हैं। हमने जो फॉर्म 14 फॉर्म 15 के हवाले से एक मसला उठा, जुडिशल कमीशन के सामने उठा और पीटीआई को इसका क्रेडिट जाता है। हम लोग इन चीज़ों के बारे में इस तरह नहीं सोचा करते थे। अब मुमकिन नहीं है किसी पीओ किसी आरओ के लिए कि वो इसमें लापरवाही बरते या बदअमली का इर्तिकाब करे। तो हमने यकीनन एक मरहला तय किया है, हमारे इलेक्शन के निज़ाम में बेहतरी बिल्कुल आई है और आगे मज़ीद आ सकती है। जो पार्लिमानी उसके सामने आप कहिए। जी मैं तो कुछ और, मैं तो बिल्कुल रिफॉर्म के मूड में अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के कहूँगी।
उनकी डिग्री एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट वेरीफाई हो, इनहेरिटेंस हो, रिटन टेस्ट हो, इनकम एट दैट टाइम वो कितना कमा रहा था, और हर साल उसकी इनकम टेस्ट हो, उनका चेक होगा FBI के थ्रू। आपको कोई डिग्रीज के ऊपर डाउट्स है? नहीं, मैं तो देखिए, अब जब तक डेटरेंट आप अपने घर में सिक्योरिटी ब्रिंक्स क्यों रखते हैं, ADT रखते हैं, कुत्ते रखते हैं, चाहे आप घर लॉकर में सारी चीज़ें रखते हैं, कैश एंड ज्वेलरी, बट स्टिल आपको डेटरेंट फैक्टर तो रखना चाहिए ना। आप, मैं कहती हूँ रिटर्न आमदन का पता हो, डिग्री वेरीफाई करें, डिग्री रिटर्न टेस्ट एट दैट टाइम, और हर साल उनकी इनकम चेक होगी कि आपके इनहेरिटेंस कहाँ से, आपकी इनकम एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिस कितनी थी। और अभी आप जजमेंट लिखवा के देख लें, 50 जो डिले करने का जो प्रोसेस है ना, आप जो मुझसे पूछ रहे थे, दिस इज़ द रीज़न वी डोंट हैव एफिशिएंट। वो ज़्यादातर उसके कहने पर, उसके कहने पर, बीबी आपको बनना है जज, आपको बनना है, आपको बनना है बाबा जज, दे डोंट हैव एनी क्राइटेरिया। तो ऑब्वियसली आपके जस्टिस तो डिले होगा। ये इनहेरिटेंस, डिग्री, वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ इनकम, एंड एवरी ईयर इट शुड बी अंडर सर्विलेंस। अच्छा, ब्रेक ले लें इस पे, ये बड़ी अहम बात है, ब्रेक ले लें। नदीम साहब, मैं कहती हूँ जजमेंट आज आप लिखवा के रखें, आज लिखवा लें, 80% विल बी स्लैश्ड, 60% लोग स्लैश्ड हो जाएंगे। मैं प्रॉपर्टी के हवाले से एक बहुत, मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक ले लें जी, ब्रेक ले लें, वापस आते हैं हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। शर्मीन बीबी, आपकी बात अधूरी रह गई थी। मैं ये कह रही हूँ, वेकअप कॉल में देना चाहती हूँ बार काउंसिल को। देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज विच कैन बी रेक्टिफाइड, बट इफ दे आर साइलेंट दैट मीन्स नीम रजामंदी है, दैट मीन्स दे आर डिसफंक्शनल। आज एहसान भून साहब ने बड़ा अच्छा, आई सल्यूट हिज करेज, he said about the judgment 2009, commenting on the Sindh Bar Association versus Federation of Pakistan, ably demonstrated the very obvious flaws in the 31st July judgment. It brings to the court that Lord Justice Ahmad Usmani willingly fell victim to the judgment. Law is not unfair if it applies to all. जज साहब रिटायर हो गए आज? मेरी जी आप जस्टिस उस्मानी का देखें, उनकी जजमेंट का हवाला दें। If law is not unfair, it applies to all. And unjust law is no law at all. Injustice anywhere is the threat to justice everywhere. All right. अच्छा, लाहौर चलते हैं राना सनाउल्लाह साहब के पास। राना साहब, इलेक्शन बहुत बेहतर हुआ NA 122 वाला, और ये मामला अब यहाँ सिमट के हमें रिफॉर्म्स की तरफ जाना चाहिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ। आपको क्या लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ा पाएंगे? देखिए, ये डिपेंड करेगा कि इमरान खान साहब और PTI जो है वो इस इलेक्शन के बाद जो है वो अपने अहदाफ को जो है वो किस तरह से जो है वो आगे लेके बढ़ती है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने इस धांधली के इशू को, हो सकता है कि कुछ लोगों ने उनको इस तरह से जो है वो कुछ बातें समझाई हों, बताई हों कि वो वाकई इस बात के ऊपर बिलीव करने लगे हों या करते रहे हों कि वाकई इस तरह से हुआ है जिस तरह से वो इस बात को जो है वो करते रहे हैं। लेकिन अब चीज़ें जो है वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के इंक्वायरी कमीशन में सारी चीज़ें जो है वो सामने आ गई। अब उसके बाद इलेक्शन में भी मैं समझता हूँ कि हर चीज़ जो है वो वाज़ेह हो गई है। अब इमरान खान साहब को एक ज़िम्मेदार अपोजिशन लीडर के तौर पे एक बड़ा ही संजीदा रोल, जो कि नेशनल इश्यूज़ के ऊपर वो गवर्नमेंट को सपोर्ट भी करें और गवर्नमेंट के ऊपर उस किस्म की पॉजिटिव तनकीद करें कि गवर्नमेंट जो है वो अपने आप को मजीद जो है वो बेहतर, कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन, कंस्ट्रक्टिव तामीरी किस्म की अपोजिशन होनी चाहिए, ये बात सही है। अगर वो तामीरी अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे तो मैं समझता हूँ कि उनमें ये सलाहियत है, उनमें ये कैपेसिटी है कि वो कर सकते हैं, और उसका जो है वो PMLN को फ़ायदा पहुँचे या नुकसान पहुँचे, लेकिन पाकिस्तान को जो है वो फ़ायदा पहुँचेगा। और अगर वो ये किरदार नहीं अपनाते या अपने किरदार को नहीं बदलते तो मैं समझता हूँ कि फिर शायद उनके लिए जो है वो फिर सियासत में इसी ताकत से या इसी पॉपुलैरिटी से रहना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। राजा साहब, आप क्या फरमाते हैं, जब हम इलेक्टोरल रिफॉर्म को डिस्कस कर रहे हैं आज NA 122 के इलेक्शन के बाद, तो क्या चीज़ें होती चाहिए जिनको हम बुनियाद बनाकर आगे चलें?
देखिए, बहुत सी बातें वाज़ेह हो गई हैं जुडिशल कमीशन के सामने, और ये बातें कोई बहुत अफलातूनी नौयत की नहीं हैं। इनमें यही था मामला कि फॉर्म 14-15 की तरसील किस तरह हो, इलेक्शन के फ़ौरन बाद जो रिकॉर्ड है उसको महफूज कर लिया जाए, जो पोलिंग बैग्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरीज़ में रखे जाते थे, वहाँ पे कोई उनका पुरसाने हाल नहीं था, उनकी सीलें टूटी हुई मिली थीं, बैग खुले हुए मिले थे, इनकी सही तरीके से निगहदाश्त होनी चाहिए। इस नौयत के मामलात हैं जिनसे शक शुबे पैदा होती हैं, इनको ठीक कर लिया जाए तो बड़ी हद तक एतमाद की फ़िज़ा पैदा हो जाती है, जैसा कि कल हुई। और कल के इलेक्शन के हवाले से मैं आपको बताऊं, जो बैग हैं उनको भी तब्दील किया गया है, जो सीलें हैं उनको तब्दील किया गया है, उनको रखने का जो तरीका है उसको तब्दील किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन फॉर्म 14 की फ़ौरन इलेक्शन ख़त्म होने के बाद इलेक्शन कमीशन को की गई है इस्लामाबाद में। इन तमाम चीज़ों को आप रिफॉर्म ही कहेंगे, ये आगे इर्तिका की एक मंजिल तय हुई दुरुस्त है। अगर हमने पहले से कुछ चीज़ें बेहतर की हैं तो वे फॉरवर्ड यही है। दुरुस्त कह रहे हैं आप। शर्मीन बीबी को क्लोजिंग आपको जी राजा साहब, वन लाइनर जल्दी से राजा साहब। राजा साहब बात हो रही है इस वक्त जी, इस वक्त अब बात लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो, वो बहुत पेचीदा मामले हैं, लेकिन उस तरफ भी देखा जा सकता है भारत में होता है। तो ये तमाम चीजें अब एजेंडा में शामिल हैं और वक्त के साथ साथ मैं समझता हूँ ये तमाम बातें की जा सकती। शर्मीन बीबी जी, मैं एक बात इंपॉर्टेंट नोट, अगर मैं आई हूँ तो किसी के रिफॉर्म के कॉन्स्टिट्यूशन अक्सर लॉयर्स नहीं पढ़ते हैं, दे विल बिकम वेरी प्रोमिनेंट लॉयर इफ दे रीड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी इंक्लूडेड इन द सिलेबस। और एक शेर मैं आखिर में पढ़ना चाहती हूँ, इसलिए आपके पास टाइम नहीं है। बुए गुल नाले दिलो दर्द चिराग महफिल, जो भी तेरे बज़्म से निकला सो परेशान निकला। कोई ज्यादा लेके निकला, कोई कुछ नहीं लेके निकला। ये क्या बात है? राना सावला साहब, सलमान अकरम राजा साहब और चौधरी सरवर साहब हमारे साथ हैं। सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।